मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि जल की नियमित बूंदें भी घड़े को भर देती हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग नित्य प्रतिदिन अर्थात नियमित रूप से किस प्रकार से नियमित रूप से अगर मेहनत करते रहेंगे तो हम लोगों को सफलता 100% निश्चित है कि मिलेगी। और ये वाक्यांश हमको सिखाता क्या है कि हमारा मेहनत थोड़ी कम हो ठीक है, लेकिन नियमित होनी चाहिए। अगर ये नियमितता अर्थात जो कंटिन्यूटी है अगर हम लोगों की नहीं बन पाई तो हम लोगों का अध्ययन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जब अध्ययन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हम लोगों की सफलता की बहुत निश्चित गारंटी नहीं हो पाएगी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज कंपटीशन का युग है, बहुत ज़्यादा कंपटीटर हो गए हैं, संख्या कंपटीटर की बहुत हो गई है। तो हम लोगों को नियमित रूप से, थोड़ा कम हो जाए किसी दिन बात अलग है मित्रों, लेकिन नियमित रूप से अपने स्टडी को आगे बढ़ाना है। चलिए इसी एनर्जी के साथ हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी किसके अंतर्गत, एनसीईआरटी के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। और ज्योग्राफी मतलब भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्लास 6 किसका, क्लास 6 का अध्ययन कर रहे थे मित्रों। तो क्लास 6 में हम लोग अभी तक पढ़े हैं लेसन 5 किसका, लेसन 5 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और लेसन 5 में हम लोगों ने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आज के सीरीज में हम लोग जो लेसन 5 का बचा हुआ भाग है उसी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा है कि जो हमारी पृथ्वी है इसमें जो स्थलीय भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडल। क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। इसी को हम लोग स्थल मंडल भी कहते हैं। क्या कहते थे, स्थल मंडल। और जो जलीय क्षेत्र है क्या है, जो जलीय क्षेत्र है उसको हम लोग जल मंडल कहते थे। क्या कहते थे, जल मंडल कहते हैं। और जो वायवीय क्षेत्र है अर्थात जो खाली स्थान है हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसको हम लोग वायुमंडल भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय क्षेत्र या वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल, वायुमंडलीय क्षेत्र या वायुमंडल कहते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर प्रमुख रूप से कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं, 5 महासागर हैं, 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। क्या हैं, महाद्वीप हैं। तो हम लोगों ने अभी महाद्वीपों का अध्ययन किया है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप। उसके बाद नंबर 2 पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, और नंबर 3 पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 4 पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप, और नंबर 7 पर कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे छोटा जो हमारा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अब उसके बाद में आज हम लोगों को अध्ययन करना है कि महासागर कैसे कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि अपने अध्ययन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है मित्रों कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, कैसा महाद्वीप है, छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप चारों ओर महासागरों और समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो हम लोगों को ये ध्यान दे रहना है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है उसी को हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कैसा है, जैसे कि हम लोगों ने अध्ययन किया है, चलिए देख लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। जैसे हमारा ये मान लीजिए हमने बात किया था कि यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर क्या है, हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप और महासागरों से किस घिरा हुआ है, किससे, अंटार्कटिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है। और ऊपरी वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो अंटार्कटिका है
वो हमारा किसके पास है, दक्षिणी ध्रुव के पास है। और जो ये है हमारा, इसको हम लोग आर्कटिक सागर है, यहाँ पर क्या है, आर्कटिक सागर है। अभी इसके हम लोग बारे में बात करेंगे। तो ये किसके पास है, उत्तरी ध्रुव के पास, और दक्षिणी ध्रुव के पास क्या है, अंटार्कटिका। तो ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। तो चलिए देखते हैं कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। और भारत के शोध संस्थान क्या है कि जो विश्व के तमाम देश हैं वो क्या करते हैं कि अंटार्कटिका, चूंकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो बर्फ से ढका हुआ है, क्या है, ढका हुआ है। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अगर वो बर्फ से ढका हुआ है तो उसके बारे में हम लोगों को कोई विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आबादी नहीं रहती है। तो हमारे देश के या विश्व के कई देशों के वैज्ञानिक जो हैं क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर अंटार्कटिका में, कहाँ पर, अंटार्कटिका में जाकर शोध करते हैं, वहाँ के बारे में शोध करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ कैसा वातावरण है, कैसी यहाँ की मिट्टी है, क्योंकि ऊपर बहुत ऊंचे तक बर्फ ढकी हुई है। तो उसके बारे में शोध करने के लिए वहाँ पर कई शोध संस्थान स्थापित किए जाते हैं, वैज्ञानिकों के अड्डे स्थापित किए जाते हैं, जिसको हम लोग शोध संस्थान कहते हैं। तो हमारे देश का भी शोध जो संस्थान है, एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चूंकि हम लोग क्लास 6 के अकॉर्डिंग अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इसका नाम ध्यान दिए रहना है कि भारत के शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं, कौन है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब उसके बाद में हम लोगों को ये देखना है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थल है, क्या है, स्थल है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर 100 में देख लिया जाए तो लगभग 3 में से 1 हिस्सा, अर्थात 1/3 कितना है, 3 में से 1 हिस्सा जो है वो केवल स्थल है, क्या है, स्थल है। समझ में आ गया। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में लगभग 2 हिस्सा या 2 से कुछ ज़्यादा कह सकते हैं, क्या है, हमारा जलीय क्षेत्र है, क्या है, जलीय क्षेत्र है। अगर 4 में से देखा जाए टोटल मित्रों, तो हम लोग कह सकते हैं 4 में से लगभग 3 हिस्सा क्या है, जलीय क्षेत्र है, क्या है, जलीय क्षेत्र है। हम लोगों को ये ध्यान दिए रहना है। अब उसके बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 79%, क्या है, 79% से अधिक भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। और हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारे महासागरीय जल होते हैं वो क्या होते हैं, लवणीय होते हैं, अर्थात वो पीने योग्य नहीं होते हैं, वो पीने योग्य नहीं होते हैं, अर्थात हम लोग ये कह लेते हैं ये स्वच्छ जल नहीं होते हैं, क्या होते हैं, स्वच्छ जल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब हम लोगों के लिए जो स्वच्छ जल उपलब्ध है हमारी पृथ्वी पर वो केवल कितना है, 3% से भी कम है। कितने हैं, 3% से भी कम है। तो हम लोगों को ये ध्यान दिए रहना है कि हमारा जो शुद्ध जल है, पेय जल है हमारी पृथ्वी पर, वो केवल 3% से भी कम है। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं सरकार विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण योजनाएं लाती हैं, और हम लोगों को भी जल संरक्षण करना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ही जल को खर्च करना चाहिए, बेकार बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। उसके बाद में क्या है कि हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारी तरंग वो है, जो हमारा महासागर है, क्या है, महासागर जो है हमारा, वो तरंगे और ज्वार भाटा, हम ज्वार भाटा के बारे में अध्ययन करेंगे। तरंगों के बारे में भी हम लोग नियमित रूप से जिस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, कोई भी टर्म इसमें से बचने नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। अर्थात जो हमारे मान लीजिए महासागर हैं, इसमें जो गति होती है, हमारे महासागरों में जो गति होती है वो इन्हीं 3 कारणों से होती है। तो जैसे तरंग होती है, तरंग उठती है, तरंग ऐसे ऐसे चलती है, तो जल भी ऐसे ऊपर नीचे होता है। उसके बाद में ज्वार भाटा भी हम लोगों को पता है कि तट के पास आता है, उसके बाद लौट जाता है। तो कहने का मतलब ज्वार भाटा भी का अध्ययन भी हम लोग करेंगे। और महासागरीय धाराएं होती हैं, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ जल धाराएं जो होती हैं उसको कहते हैं गर्म जल धारा, और कुछ होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं ठंडी जल धारा। तो जल धाराओं के बारे भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे
कि जो हमारे पृथ्वी पर जितने महासागर पाए जाते हैं, क्या हैं, महासागर पाए जाते हैं, बड़े से छोटे आकार के आधार पर चार महासागर हैं। क्या है, क्योंकि अंटार्कटिका अर्थात जो हम कहने का मतलब दक्षिणी सागर कह सकते हैं, अंटार्कटिका को हम लोग, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के पास सागर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी सागर। क्या कहते हैं, दक्षिणी सागर, महासागर, दक्षिणी महासागर कह सकते हैं। और इसको हम लोग कभी कभी किसी किताब में देखेंगे अंटार्कटिक, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंटार्कटिक महासागर। लेकिन इसका चूंकि बर्फ भी जमी रहती है तो इसको एज ए महासागर के रूप में कहीं कहीं नहीं मान्यता दी जाती है। ये माना जाता है कि इसके बारे में, जल के बारे में बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं उपलब्ध है अभी, तो इसलिए हम जो बड़े आकार के हिसाब से अध्ययन करेंगे, चार महासागरों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो, जैसे मान लीजिए हमारे महासागर हैं, तो इसमें हम लोगों को यही ध्यान देना है कि महासागरों का, जैसे हम लोगों ने महाद्वीप का बड़े से छोटे स्तर पर अध्ययन किया है, उसी हिसाब से हम लोगों को महासागर देखना है। तो जैसे महासागरों में हम लोगों को देखना है मित्रों कि हमारा सबसे पहला जो महासागर, सबसे बड़ा महासागर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर। क्या कहते हैं, ये प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है, इधर भी है और इधर भी है। कहने का मतलब, अगर हमारी पृथ्वी, इसको हम लोग एक गोला आकार में, चूंकि ये मैप पर दिखाया गया है, इसको ग्लोब में देखें तो ये वाला भाग पीछे से होकर के इस वाले भाग से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है, हमारी पृथ्वी गोल है तो आगे वाला भाग दिखाई पड़ा, पीछे वाला दिखाई नहीं पड़ा, तो ये वाला पोर्शन इसी के बगल है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये प्रशांत महासागर है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो जो सबसे बड़ा महासागर है, क्या है, सबसे बड़ा है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्या कहते हैं, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और उसके बाद में दूसरा महासागर जो है अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर। ये मित्रों यहाँ से होकर के ये ऐसे एस के आकार में बना हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा महासागर है जिसका आकार एस के तरीके है, तो हम लोगों को ध्यान देना है अटलांटिक महासागर। कौन महासागर, अटलांटिक महासागर जो है वो क्या है, एस के आकार का बना हुआ है, एस के अकॉर्डिंग इसकी सेब है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है। उसके बाद में जो तीसरे नंबर, ये दूसरे नंबर पर हो गया, और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। ये हम लोगों का महासागर, ये लगभग मित्रों त्रिभुजाकार है। क्या है, त्रिभुजाकार है। तो ये हिंद महासागर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सागर है। नंबर एक प्रशांत महासागर, नंबर दूसरे पर अटलांटिक महासागर, और तीसरे पर हिंद महासागर, और चौथे पर यहाँ पर आता है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी महासागर। उत्तरी महासागर, या इसको बोला जाता है आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं, आर्कटिक महासागर। ये ऊपरी है तो चौथे नंबर पर आता है। तो अगर हम बड़े से छोटे महासागर के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद में अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, और चौथे नंबर पर उत्तरी या आर्कटिक महासागर। और यहाँ पर मित्रों नीचे जो यहाँ वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी महासागर, या इसको हम लोग अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। ओ, अटलांटिक नहीं कहते हैं मित्रों, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले भाग को अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चूँकि बर्फ़ के रूप में जमा रहता है तो हम लोग इसका बहुत ब्रॉड अध्ययन नहीं किए हैं, इसलिए इसका आकार नहीं बताया गया है अभी तक। कम डाटा इसके बारे में उपलब्ध है, तो हम लोगों को यही ध्यान देना है बड़े से छोटे में। नंबर एक पर प्रशांत महासागर, नंबर दो पर अटलांटिक महासागर, नंबर तीन पर हिंद महासागर, नंबर चार पर आर्कटिक महासागर। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो देख सकते हैं अंटार्कटिक, या इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी महासागर भी कह सकते हैं, और ऊपर वाले को उत्तरी महासागर भी कह सकते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारे महासागर हो गए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपने अध्ययन में। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारे महासागर हैं वो बड़े से छोटे आकार में कैसे हैं, चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, और बाद में आर्कटिक महासागर, या इसी को हम लोग उत्तरी महासागर भी कहते हैं। हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। उसके बाद में प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है
तो यहाँ पर भी लगभग इतने भाग में है, इधर भी है। तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हिसाब से वृत्त का आकार धारण कर रहे हैं। तो प्रशांत महासागर कैसा है, वृत्ताकार हम लोगों को ध्यान देना है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर तो दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। तो हम लोगों को ये भी ध्यान देना है इसकी लोकेशन, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देख लिया। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है, क्योंकि मित्रों इसके एक और जो चूंकि इसका आकार एस के आकार का है, तो एक और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर जो है यूरोप महाद्वीप है इसके इधर, और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि ये जो बीच में एस के आकार का होने के कारण इधर अमेरिका है, उधर यूरोप है। तो यहाँ पर व्यापार बहुत अधिक होता है, और इधर से होकर एशिया वाले भी जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग पूछा जाए या व्यस्ततम महासागर पूछा जाए तो हम लोगों को यह ध्यान देना है अटलांटिक महासागर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार हम लोगों ने देख लिया। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। हम लोगों ने देखा था यहीं पर था आर्कटिक महासागर। तो ये कहाँ, ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर ऐसे वृत्त है उत्तरी ध्रुव वृत्त। तुम लोगों को यही ध्यान देना है कि आर्कटिक महासागर क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। उसके बाद में तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, जैसे यह है। तो चूंकि गोल आकार में हमारी पृथ्वी है तो महासागर इधर भी है पीछे साइड में, हम लोगों को उत्तरी मैप में ऊपर वाला ही दिखाई पड़ता है। तो ये ऐसे फैला हुआ है। लोगों को ध्यान देना है कि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है, यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हम वायुमंडल में और डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इसमें परतों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, अब इसके ऊपर मित्रों जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पर इसको ऐसे बांटा जाता है 1, 2, 3 और 4। तो ये वाला जो हमारा मंडल होता है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। और बीच वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं, समताप मंडल। यहाँ पर ताप क्या होता है, समान रहता है। और उसके ऊपर वाले को मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। और इसके ऊपर मध्य मंडल के ऊपर वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं, आयन मंडल। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें किस मंडल में कौन सी क्रियाएं होती हैं। इसमें जैसे कि आयन मंडल में हम लोगों को पता है कि इसमें जितने भी उपग्रह रेडियो वगैरह के लिए या टीवी उसके लिए सैटेलाइट वो किए जाते हैं, कहाँ पर, आयन मंडल में किए जाते हैं। कैसे हम बताएंगे हम लोग उसके बारे में। इसके बाद में जो ऊपरी मंडल होता है इसको हम लोग बाहर का है, चूँकि इसीलिए हम लोग कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं, बहिर्मंडल। तो ये हमारे 5 मंडल हो गए। तो हम लोगों को देखना है पृथ्वी के ऊपर क्रमिक रूप से कैसे हैं, पृथ्वी के ऊपर क्रमिक रूप से। जैसे कि हम लोगों ने देखा ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल, इसके ऊपर मध्य मंडल होगा, यहाँ लिख दिए हैं। इसके ऊपर होता है आयन मंडल, और सबसे ऊपरी अर्थात सबसे बाहरी क्षेत्र पर होता है बहिर्मंडल। तो ये मंडलों के बारे में हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। यहाँ पर हमने लिखा भी है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये हम लोगों के हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है। अब उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि वायुमंडल जो हमारा है, जो हमारा पृथ्वी है उसके ऊपर आवरण है, इस यहीं पर हम लोग कहते हैं इसको, मान लीजिए वायुमंडल, जहाँ तक वायु पाई जाती है। इसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। वैसे तो इसमें बहुत सी गैसें, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन हम लोग अभी क्लास 6 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को देख लेना है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक कौन सी अगर कोई गैस पाई जा रही है मित्रों, तो वह है नाइट्रोजन। कितना है, 78%। कहने का मतलब है कि बहुत अधिक, 30% कम नहीं तो 100%, मतलब 78% जो हमारा है नाइट्रोजन पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, ये 21% है। कहने का मतलब अगर दोनों का अगर हम लोग 78% 21% जोड़ दिया जाए तो हमारा आ रहा है 99%। क्या मतलब,
कि हमारा जो वायुमंडल है वो केवल 1% छोड़ दिया जाए तो नहीं, केवल 2 गैसों से मिलकर बना है। कितने गैसों से? केवल और केवल 2 गैसों से जान ज़्यादा मिलकर बने हुए हैं, लेकिन 1% जो हमारा बचता है उसमें शेष गैसें पाई जाती हैं। तो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कितना परसेंट? 78, मतलब 78%। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस 21% पाई जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर और जो गैसें आती हैं मित्रों, उसमें हम लोगों को ध्यान देना है, अगर देख लिया जाए तो उसके बाद में आता है आर्गन। क्या आता है? आर्गन का नंबर आता है। और आर्गन के बाद में आता है, तो हम लोग जानते हैं किसका नंबर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये मुख्य रूप से गैसें हो गई। अब उसके बाद में हम लोग आगे देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह हमारी पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। जब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहने का मतलब है कि यह हमारे पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा छोड़ी जाती है, जो पृथ्वी से जो भी ऊष्मा छोड़ी जाती है, कहने का मतलब टेम्परेचर ताप के रूप में, तो वो क्या करती है, ये उसको अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? उसको अवशोषित कर लेती है, अपने में ग्रहण कर लेती है, जिससे हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है? आवश्यक होती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारे जीवन में एक हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्व है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण, जब ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो हमारे टेम्परेचर में, हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का लेसन 5 क्या हुआ? लेसन 5 एनसीईआरटी का 60 नोट के साथ जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे मित्रों, इसका हमने बढ़िया से किताब का अध्ययन करके 60 नोट तैयार किया। वरना आप अगर पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को तो चूंकि लैंग्वेज भी थोड़ा कठिन है और पढ़ने में आपको टाइम भी लगेगा, तो आप अपने अन्य सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। इसलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी एनर्जी के साथ आप अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। नित्य प्रतिदिन आप मेहनत कीजिए और सफलता निश्चित ही प्राप्त कीजिए। इसी के साथ हम लोग अपने अध्ययन को चलिए समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।